Last item of the movie. Inverse of a matrix. Inverse of a matrix. लिखो भाई. A square matrix A is said to be invert. A square matrix A is said to be invertible. A square matrix A is said to be invertible if there exists a matrix B. If there exists a matrix B such that AB is equals to BA is equals to IN. ए कोई मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल तब कहलाएगी जब कोई इस दुनिया में बी नाम की मैट्रिक्स है जिसका ए के साथ प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन दोनों ही सेम वैल्यू देते हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर यानी कि 1 के बराबर है. मेरे लिए वो 1 के बराबर है. देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए. बी इज कॉल्ड the inverse of A and is denoted by A inverse, A की power -1 types. अच्छा, similarly A is also the inverse of B. A is also the inverse of B. Inverse, reciprocal, ये सब क्या होती हैं? ये सब क्या म्यूचुअल रिश्ते हैं. म्यूचुअल, खुद अकेला तो कुछ हो ही नहीं सकता ना. मैं इन्वर्स मैट्रिक्स हूँ ये तो इलॉजिकल बात है. मैं किसी की इन्वर्स मैट्रिक्स हूँ ये एक लॉजिकल बात. तो A और B का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स. A इज द इन्वर्स ऑफ B एंड B इज द इन्वर्स ऑफ A. सही है. A is the inverse of B and B is the inverse of A. Note. First, for an involutory matrix, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है भाई? ये इनवॉल्यूटरी ए है. ए मैंने सोचा मैं भी कर्सिव लिख दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा. हो नहीं पाया मेरे से. फॉर एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई. तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए बराबर आई, यानी कि ए का ए से मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो इन दिस केस A इनवर्स इज इक्वल टू A, यानी कि मैट्रिक्स खुद का ही इनवर्स है. मैट्रिक्स जो है वो खुद का ही इनवर्स है. सेकेंड, फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, A transpose is a inverse of A. बोलो मानते हो नहीं मानते हो? जनता, फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A ट्रांसपोज, A का जो ट्रांसपोज है वो उसका इनवर्स है. आया कैसे? अरे भाई साहब, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर I, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है. सही है. अच्छा, एक ये तो रिश्ता है ही, एंड A इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये भी रिश्ता है. इसको समझ में नहीं आया? दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 है
तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. 2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ हाफ एंड हाफ इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 2. अरे सुन रहे हो, समझ रहे हो भैया? दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है, यानी कि ए का इनवर्स ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज ए, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए. थर्ड, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद डिजी. नॉनसेंस. ये तो वही एफ इनवर्स वाली गलती. एफ इनवर्स का मतलब 1/f थोड़ी होता है ना. ए इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू 1/a. इनफैक्ट 1/a इज अ नॉनसेंस. ऐसे मैट्रिक्स को ऐसे वन से ले जाके डिवाइड नहीं कर देते. 1 डिवाइड बाय मैट्रिक्स, ये तो नॉनसेंस बात है. 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर भी एक सेंसिबल बात है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा एक वैल्यू है, इसलिए उसका रेसिप्रोकल तो फिर भी सेंसिबल होता है. लेकिन मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल नॉनसेंस. मैट्रिक्स का इनवर्स हो सकता है. इनवर्स इज नथिंग टू डू विद रेसिप्रोकल. इनवर्स का कहीं से भी मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल से नहीं. ये रेसिप्रोकल हुआ ना भैया. फोर्थ, इफ ए एंड बी if A and B are two square matrices of same order, if A and B are two square matrices of same order such that AB is equals to null. बहुत पुरानी चीज. अगर हम शुरुआती दिनों में जाएं एकदम बिल्कुल मैट्राइसेस के, तब कुछ ऐसी बातें करते थे हम लोग कि दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन अगर नल है, दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है, दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट यदि जीरो है तो दोनों में से कम एक का जीरो होना आवश्यक होता है. लेकिन दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन अगर नल मैट्रिक्स है तो दोनों में से किसी का भी नल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है. सही है. ये तो वो था जो हम पहले लिख चुके. ठीक है. लेकिन अब तो दिन बदल गए हैं. तो क्या हुआ? इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज अ नल मैट्रिक्स एंड ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स and A is a non-singular matrix. Non-singular matrix bracket में mod A is not equals to, it's not mod A, it's a determinant of A is not equals to 0. A अगर एक non-singular matrix है तो उसकी determinant की वैल्यू 0 नहीं है. Then B must be a null matrix. Then B must be a null matrix. सिंगुलर भी सही बोला जिसने बोला. किसने बोला था? Then B must be a null matrix. सिंगुलर वाला ऑप्शन भी सही है वैसे. ये अच्छी बात है. नहीं मस्ट आएगा. B must be a singular matrix, वो भी सही है. A अगर नॉन सिंगुलर है, देखो भाई साहब, अगर आपको याद हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B, determinant of A into B is determinant of A into determinant of B. तो determinant of A into determinant of B और null matrix की determinant कितनी आएगी? जल्दी. एक रो कॉलम जीरो होने पे जीरो आ जाता है भाई. यहाँ तो सारे जीरो हैं, तो भीषण जीरो होना चाहिए, बल्कि जीरो का स्क्वायर क्यूब. तो determinant of A into determinant of B बराबर जीरो. determinant of A को आप लोग नॉन जीरो डिक्लेयर कर ही दिया है. और डिटर्मिनेंट होते क्या है? रियल नंबर है भाई. कोई तो वैल्यू आएगी ना भाई साहब. दो वैल्यूज का सम अगर, दो वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर जीरो है और एक ने मना कर दिया भाई साहब मैं जीरो नहीं हूं, तो दूसरे को तो नेचुरली जीरो होना पड़ेगा. तो जो इन्होंने बोला वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मल्टीपल करेक्ट के लिए. किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा. दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर एक नल मैट्रिक्स है और उनमें से एक अगर नॉन सिंगुलर है तो दूसरे को सिंगुलर होना मैंडेटरी है. उसका लॉजिक समझा दिया मैंने आपको. लेकिन मैं अभी दूसरी चीज बोल रहा हूँ. मैं तो जो हमने बचपन में लिखा था, दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन अगर नल मैट्रिक्स है तो दोनों में से किसी का जीरो होना जरूरी नहीं है. इस बात के अब हमने एक स्टेप आगे जोड़ी. अगर उनमें से एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो दूसरे मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स होना कंपलसरी हो जाता है. इसका प्रूफ अगर लोगों ने पूछा, इसका प्रूफ पूछा जाएगा. अब हम इसका प्रूफ बताने के लिए एलिजिबल हैं. A इंटू बी इज अ नल मैट्रिक्स. प्री मल्टीप्लाई with
ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी बराबर ए इनवर्स इंटू नल. सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशंस आर, आवाज नहीं आई, एसोसिएटिव इन नेचर, तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है. सही है. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर नल है तो दोनों का नल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में से एक अगर नल है तो प्रोडक्ट तो नल ही आएगा यार, प्रोडक्ट तो नल ही आने वाला है. तो राइट साइड तो क्या आने वाली है, नल. लेफ्ट साइड ए इनवर्स इंटू ए, आई इंटू बी, बी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी चीज है जिसका किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्री मल्टीप्लाई किया जाए चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई किया जाए, वो मैट्रिक्स ही सेम रिजल्ट आता है. चाहे आई इंटू बी करो चाहे बी इंटू आई करो, आई इंटू बी विल बी इक्वल्स टू बी, सो बी मस्ट बी अ नल मैट्रिक्स. सही है. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. कर दो बंद, मर जाओगे नहीं तो. बंद करने के लिए खड़े हुए थे ना. अच्छा, कर भी दिया क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ IOM, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, A inverse is adjoint of A over determinant of A. ये बेसिकली देखो प्रॉपर्टी कम फॉर्मूला बन गया ये इनवर्स का. प्रॉपर्टी कम फॉर्मूला. क्या मास्टर तो अजीब आदमी है यार, अभी तो मना किया तूने कि मैट्रिक्स से मल्टी डिवाइड नहीं कर सकते. ये मैट्रिक्स नहीं है भाई, ये डिटर्मिनेंट है. एडजॉइंट ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स. उसको मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया का मतलब ये है कि मैंने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, एंड 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी ए स्केलर. सो बेसिकली इट्स ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, विच इज अ मैट्रिक्स. दिस इज अ मैट्रिक्स एंड दिस इज अ वैल्यू. तो इसलिए कोई कंफ्यूज वैसे ना हो. क्लियर है? ठीक. लोग इकट्ठे हो गए, भाई साहब प्रूव दो, ऐसे कैसे लिया है तुम लोग फॉर्मूला? तो हमने बोला यार देखो सही भाई, देखो सीधी सी बात है. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में तो आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है. होता है क्या? होता है क्या? मैंने ए इनवर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करा. ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई अलग अलग मल्टीप्लीकेशन होते हैं. प्री तो दोनों साइड प्री, पोस्ट तो दोनों साइड पोस्ट. दोनों साइड एक ही तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा. मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई किया, मुझे एक रिजल्ट मिला और वो रिजल्ट ये था ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये एक स्केलर है तो स्केलर तो बाहर भी लिखा जा सकता है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स का किसके साथ? आई एन के साथ. आई एन के साथ किसी को मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब. राइट साइड विल बी ए इनवर्स. लेफ्ट साइड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशंस आर एसोसिएटिव इन नेचर, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो सकता है? क्या बनेगा? आई एन किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ? एडजॉइंट ऑफ ए विच इज अ मैट्रिक्स. वो भी तो एक मैट्रिक्स ही है भाई साहब. अच्छा एक बात और है, यहाँ पे सारे पूरे ड्रामे में एक बार जो एन ऑर्डर की मैट्रिक्स थी वो हमेशा एन ही ऑर्डर करेगा सब कुछ. अगर ये एन ऑर्डर की है तो उसका इनवर्स भी एन ऑर्डर का आएगा, क्योंकि तभी तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं भाई साहब आपस में. और एक एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे. अगर ए एक एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी एन ऑर्डर की है, क्योंकि उतने ही कोफैक्टर्स बनेंगे. शू 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 जितने एलिमेंट्स होंगे किसी मैट्रिक्स के अंदर, उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर आएंगे वो भी उतने ही आएंगे. तो उतने आएंगे तो वो भी उतने ऑर्डर की बनेगी. तो सबके ऑर्डर एन ही है. तो आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए. तो लेफ्ट साइड तो आ गई भाई साहब एडजॉइंट ऑफ ए. राइट साइड में स्केलर तो स्केलर की तरह रहेगा. ए इनवर्स इंटू आई एन. ए इनवर्स, ध्यान दो ये एक स्केलर है भाई साहब, स्केलर, इट्स नॉट अ मैट्रिक्स. तो इसका डिवाइड यहाँ पे लाके किया जा सकता है. हेंस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. दिस विल एक्ट एज अ फॉर्मूला फॉर मी
टू फाइंड ए इनवर्स। मुझे किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो उसका एडजॉइंट निकाल के मैं उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को उसका इनवर्स मिल जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 40। अरे यार बहुत दूर है, अभी तो सेंचुरी नहीं हो पाएगी। हाफ, फुल का तो सोचा ही नहीं था भाई। हाफ की बात चल रही। लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, ठीक है, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये गिवन होना जरूरी है भाई साहब, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि वो तो डिवीजन में आने वाला है ना भाई साहब, तबाही मच जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, फाइंड ए इनवर्स पूछ लिया किसी ने। ए इनवर्स पूछने के केस में मेरे को हमेशा दो चीजें निकालनी है। एक तो एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना वैसे तो देखो लंबा प्रोग्राम है, लेकिन सेकंड ऑर्डर के लिए लंबा नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर दो और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से बदल दो। याद है क्या? तो उसका एडजॉइंट मिल जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडी माइनस बी सी, तो ए इनवर्स आ गया भैया कुछ इस तरह से 1/AD माइनस बी सी मैट्रिक्स ऑफ डी माइनस बी माइनस सी ए। कोई समस्या? ये तो ऐसे ही हंसने खेलने वाला क्वेश्चन हो गया। नोट फर्स्ट, A inverse exists. A inverse exists if with an extra f, if with an extra f, A is a non-singular matrix. A is a non-singular matrix. Second, inverse of a non-singular diagonal matrix. Second, star, inverse of a non-singular diagonal matrix will be a diagonal matrix. Will be a diagonal matrix. ये मस्त है भाई साहब। मान लो एक ए मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की डायगोनल, उसके डायगोनल के एलिमेंट्स k1 k2 kn, जीरो तो हो ही नहीं सकते अब, क्योंकि जीरो हो जाएंगे तो फिर यही तो प्रोडक्ट, इन्हीं का प्रोडक्ट तो इसकी डिटर्मिनेंट होती है भाई साहब। अरे इनमें से कोई जीरो तो अब हो ही नहीं सकता ना। इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? k1 k2 k3 एंड सो ऑन अप टू kn। तो इनमें से कोई क्या कर रहा है? मच्छर मैस्कुलिन कैरेक्टर का है। हाँ ये बात भी सही है। महाराष्ट्र में तो वैसे ही सब हिला हुआ है मैस्कुलिन फेमिनाइन। इसको कैसे समझाएंगे? हाँ, तो जो इसका इनवर्स होगा वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और वो होगा k1 की पावर -1, k2 की पावर -1 एंड kn की पावर माइनस। ये इंटरेस्टिंग है। अगर आपको याद हो तो एडजॉइंट के टाइम पे हमने एक काम किया था। एडजॉइंट के टाइम पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल एन ऑर्डर का तो लेंगे नहीं, औकात का ही काम करेंगे। तो 3 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स d1 d2 d3 बना दिया। ये 0 0 0 0 0 0। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी भाई साहब? d1 d2 d3। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जब इनका एडजॉइंट निकालेंगे ना, एडजॉइंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एडजॉइंट ऑफ ए, भैया इसका एडजॉइंट d2 d3 प्लस में ही आता है, d2 d3, बाकी जीरो वालों के 0 0 ही आने वाले हैं।
हैं? ये मैं बता चुका हूं, मुझे पता है। D2 का D1 D3 और D3 का D1 D2, इतनी चीज तो पहले बताई जा चुकी है, इसलिए जिक्र नहीं हो रहा है ना। लेकिन बात यह है कि जब मैं इससे डिवाइड करूंगा इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, देखो ये 1/D1 D2 D3 इसमें आएगा तो 1/D1 बनेगा, बनेगा ही नहीं बनेगा? वही तो लिखा है यार, ये 1/D2, ये 1/D3, ये रहा। तो बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स का जब इनवर्स निकाला जाता है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स की रेसिप्रोकल आ जाते हैं सिंपली, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स मैं सीधे लिखने के काबिल हूं। प्रॉपर्टी 2 P2, every invertible matrix possesses a unique inverse। every प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 1 थी अभी तक जो चल रही थी, ठीक है, तो पड़ोसन को बता रही थी। every invertible matrix possesses a unique inverse। Proof: let A be a non-singular matrix, let A be a non-singular matrix whose inverse are B and C। वही सेम जैसे फंक्शन में प्रूव किया जाता है ना भाई साहब, एक ही इनवर्स हो सकता है, दो मान लो जबरदस्ती, और क्या करोगे? अब आपको ये प्रूव करना है कि वो दोनों इनवर्स जो है फंक्शन वो बराबर है, ये दोनों इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो बराबर है। बी और सी को अगर मैं बराबर प्रूव कर दिया तो काम हो गया। अच्छा, अगर मैं बी को इनवर्स मान रहा हूं ए का, तो भाई साहब इनवर्स की कंडीशन को तो फुलफिल करेगा। इनवर्स की कंडीशन क्या है? ए बी का मल्टीप्लीकेशन या बी ए का मल्टीप्लीकेशन आई एन देगा, ए सी का मल्टीप्लीकेशन या सी ए का मल्टीप्लीकेशन आई एन देगा। ये तो इनवर्स मैट्रिक्स की कंडीशन हुई, समझ रहे हैं? नाउ कंसीडर अ कैब। कमाल की बात क्या है, कैब तो कैब के बराबर होगी, कमाल करते भाई। तीन मैट्रिक्स है सी ए बी, इनका कोई हमने कोई कम्पिटिटिव तो करी नहीं है। तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सी ए बी के बराबर तो होगा या नहीं होगा? एज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव इन नेचर, तो इसका का बी और इसका सी ए बी, सी अब इसका सी अब और इसका का बी बराबर होंगे, तो का इज आई एन इंटू बी बराबर बी, और सी ए बी इज आई एन, तो सी आई एन बराबर सी, तो बी बराबर सी। ओपो मैट्रिक्स से मिलने वाला इनवर्स तो यूनिक ही हो सकता है भाई साहब, हर मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होगा। ये हम कर क्या रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2-2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं भाई साहब एनसीईआरटी की। अब तक एनसीईआरटी चल रही है। हाँ, 43, इफ ए is an invertible square matrix, if A is an invertible square matrix, then A transpose will also be invertible, and A
इनवर्स करके ट्रांसपोज करो या ए का ट्रांसपोज लेके इनवर्स करो, विल गेट द सेम रिजल्ट। ये बहुत प्यारा रिजल्ट है इनवर्स मैट्रिक्स का। ये बहुत ही खूबसूरत उम्दा रिजल्ट है। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स करके ट्रांसपोज करिए या उसका ट्रांसपोज करके इनवर्स लीजिए, विल गेट द सेम रिजल्ट। अच्छा, पहली बात तो अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, इसे प्रूव करना है। ये दूसरा दो चीजें प्रूव करनी है ना, इसमें दो चीजें प्रूव करनी है इसमें। एक तो ए अगर इन्वर्टिबल है तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। तो भाई साहब, गिवन ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए अगर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इंप्लाइज उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 नहीं होगी। अरे मास्टर ऐसा कैसे? अबे यार, गेल छिप्पे, डिटर्मिनेंट के अंदर रो और कॉलम ट्रांसफर कर देने से उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, उसकी तो वैल्यू सेम रहती है। तो इसकी वैल्यू तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही आने वाली है, विच इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये भी नॉन जीरो, एंड दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल। कुछ समझ में आया या नहीं? बोलो जल्दी। अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स गिवन है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है। अगर इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, नॉन जीरो है, तो इसकी ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी नॉन जीरो है। अगर इसका ट्रांसपोज भी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब वो भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट ये प्रूव करना था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रूव है। एज वी नो दैट ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर? आई एन। दोनों साइड ट्रांसपोज लेने पे ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू आई एन का ट्रांसपोज। मजाक कर रहे हो यार, आई एन का ट्रांसपोज तो आई एन ही रहेगा। अच्छा, ट्रांसपोज प्रोडक्ट पे लॉ ऑफ रिवर्सल से अप्लाई होता है। लॉ ऑफ रिवर्सल मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इनटू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू दो मैट्राइसेस का प्रोडक्ट। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो वो दोनों मैट्राइसेस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सही है? यानी कि दिस इंप्लाइज, सुनो ध्यान से, इसका इनवर्स ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर दिस मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये तो रिजल्ट हो गया प्रूफ। बात चमक रही नहीं चमक रही है? ये रिजल्ट तो जिसकी हम लोग बात कर रहे थे प्रूव हो चुका है। दूसरा, यहां से एक रिजल्ट और आया चमत्कारी, डरावना सा। क्या? ए इनवर्स के ट्रांसपोज का इनवर्स। ऐसे कौन करता है भाई? मस्ती आ रही ज्यादा। ए का पहले इनवर्स लिया, फिर ट्रांसपोज किया, फिर इनवर्स ले लिया, दिस विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। चमकना चाहिए लेकिन यहां से। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स है। इसका इनवर्स ये और इसका इनवर्स ये। दो रिजल्ट तो लिख सकते हैं लिख सकते हैं। कर क्या रहे थे हम? कौन सा? ये P3 P4। if A is a non-singular matrix, if A is a non-singular matrix, property number 4, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। ये दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल रिजल्ट। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल। क्यों? अगर मुझे कभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 5 है तो उसके इनवर्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ 1/5।
ए इनवर्स का मतलब 1/a नहीं होता, लेकिन उसके डिटर्मिनेंट का मतलब 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ये तो अच्छा ही रिजल्ट हुआ। उसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू वो रेसिप्रोकल हो जाती है। प्रूफ 1 सेकंड का भी नहीं है। मतलब ए इंटू ए इनवर्स इज आई एन, ठीक है। अप्लाई डिटर्मिनेंट, दोनों साइड डिटर्मिनेंट भी साला एक फंक्शन जैसा ही हो गया। एक दोनों साइड एक फंक्शन चढ़ा दिया भाई सब। डिटर्मिनेंट फंक्शन ही है डिटर्मिनेंट। नहीं बोल तो मैंने कहा बोला मैंने। क्यों लगा तेरे को? कुछ भी लग जाता तेरे को। मैंने बोला ऐसा कि ये भी एक फंक्शन जैसे ही हो गया, जैसे दोनों साइड फंक्शन चढ़ाते हैं वैसे डिटरमिनेंट चढ़ा दिया भाई साहब। अब आई एन के डिटरमिनेंट की वैल्यू जल्दी। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। हो अब तो इसे क्या लिखना, मतलब अब तो ठीक है, बदनामी से हो जाएगी अब तो ना। कुछ नहीं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट सिर्फ एक नहीं, डिटरमिनेंट जो है चुप रहो ना भाई, सोच तो लेना। तुम्हें नाम याद नहीं आ रहा। रिटर्न नहीं नाम याद आ रहा। P5 अरेंजमेंट तो मैट्रिक्स है। लॉ ऑफ रिवर्सल, लॉ ऑफ रिवर्सल वही ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए और बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। अगर एनसीईआरटी में पूछा जाएगा तो 4 नंबर का पूछा जाएगा, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, वेरीफाई करने को बोला जाएगा। 2 मैट्रिक्स दी होगी 3-3 ऑर्डर की, तो कम से कम 4-5 पेज तो आप बहुत आराम से पढ़ लोगे। क्योंकि सबसे पहले तो ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उनका एडजॉइंट निकालोगे, फिर उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के डिवाइड करोगे तो ए बी का इनवर्स आएगा। ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। फिर बी का एडजॉइंट और ए का एडजॉइंट निकालोगे, फिर उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के उनसे डिवाइड करोगे तो बी इनवर्स और ए इनवर्स आएगा। फिर उन्हें मल्टीप्लाई करके फिर प्रूव करोगे कि हाँ जो बहुत सालों पहले आई थी वो वाली वैल्यू और आज वाली वैल्यू सेम, तब जाके होपो आएगा। नहीं होपो नहीं, हो वो हैंस वेरीफाइड, ठीक है, समझ गए। तब जाके 4 नंबर मिलते हैं थोड़ी है। तो 3 ऑर्डर में तो थोड़ी क्या जान ज्यादा निकल जाएगी, 2 ऑर्डर में भी आ जाए तो बहुत है। तो 2 ऑर्डर में वेरीफाई कर लो, बहुत है भाई। 2 में भी काफी एक्सरसाइज हो गई। आपने सुनी नहीं मेरी बातें ढंग से, नहीं तो आपको समझ में आता। वैसे इसका प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी के प्रूफ के लिए हमने बचपन से अब तक तैयारी करी है। ए बी अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसका और इसके इनवर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो तो आई ही होने वाला है भाई साहब, है क्या? इसका इनका प्रोडक्ट तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होने वाला है। फिर मैंने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, क्या? प्री मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स इधर से जाके घुस गया, तो देखो क्या बना, ए इनवर्स ए बी का इनवर्स is equals to A inverse into IN. Since matrix multiplications are associativity तो रट जानी चाहिए थी अब तक भाई साहब। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या? IN into B into AB का इनवर्स। देखो कितनी बार आपको कायदे से, ये तो सही है, कितनी बार आपको ये बात लिखनी पड़नी चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस आर एसोसिएटिव इन नेचर। फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर एक लाइन और आएगी, ऐसे मजाक थोड़ी चल रहा है कोई, ऐसे फोकट नंबर नहीं मिलते भाई साहब। अगर प्रूव करने को पूछा जाए तो कितनी चीजें लिखनी है। अब यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी, सिंस आई एन इज एन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सिंस आई एन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी में भी मल्टीप्लाई होने से उसे चेंज नहीं करती। तो आई एन इंटू बी बराबर बी, तो बी इंटू ए इंटू बी
का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? हैं? बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। प्री मल्टीप्लाई विद बी इनवर्स। लेफ्ट साइड में हैं? ये इतनी जल्दी मत भागो। बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। टोनोंग टोनोंग, सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस आर एसोसिएटिव इन नेचर, बी इंटू बी इनवर्स बराबर आई एन इंटू ए बी। एक स्टेप खा रहा हूं भैया, बहुत हो गया। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होप हेंस प्रूव्ड। तो ये तो तरीका हुआ लॉ ऑफ रिवर्सल प्रूव करने का। ये 6 नंबर डन नहीं है। 6 नंबर एनसीईआरटी के लिए तैयार हो चुके हैं हमने। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछले 17-18 सालों से। तो अरे ये नहीं है, अभी आ रहा है भाई, भूमिका बन रही है अभी। तो क्वेश्चन ये नोट कैसे आ गया भाई? अच्छा नोट हमारा पहले रह गया ये वाला। पहले कितने नोट लिखे थे हमने? 2 तो मुझे याद है, 2 थे ना? हाँ तो इसे नोट 3 लिख लो फिर। N3 if A is an invertible matrix, if A is an invertible matrix, then A के इनवर्स का इनवर्स तो A ही होगा। वही सेम जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही आ जाता है, वैसे इनवर्स का फिर से अगर A इनवर्स का इनवर्स, ऐसे मैडम ऐसे इनवर्स ऑफ A is the matrix A itself। द्विबार अगर इनवर्स ले लिया जाए, जिन्हें ऑब्वियस लगती है ना चीजें, वो भी कई बार कुचड़नी करने के लिए बोल ही देते हैं। प्रूफ है क्या? प्रूफ है, प्रूफ हाँ है। इसमें क्या है भाई? है ना, ये देखो, इट्स अ प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। अरे यार अजीब चंपू हो यार, ए का इनवर्स ए इनवर्स है, और तो ए इनवर्स का इनवर्स तो ए है। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स हो, तो हु इज ए? इट्स इनवर्स ऑफ ए। इस चीज का इनवर्स ए ही तो हुआ। और भाई सब के पागल हो क्या? इट्स हैंस प्रूव्ड, हो गया बस, 1 लाइन प्रूफ। कुचड़नी करने वाले को तो ऐसे ही शांत करना पड़ता है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 44 ना? फाइंड द इनवर्स ऑफ A is equals to ABC 1 plus BC upon A। Find the inverse of A। 45 find A if 2 1 3 2 A -3 5 2 is equals to -2 4 3 -1। हो जाना चाहिए तब तक तो 44, क्योंकि यू हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ राइटिंग एडजॉइंट डायरेक्टली, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो बहुत ही खूबसूरत है 1, तो इसका एडजॉइंट ही इसका इनवर्स है एक्चुअली। 44 समाज की मदद के लिए आंसर के रूप में लिखा जा रहा है, ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, एडजॉइंट जो होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के आगे माइनस साइन लगाने से लिखा जा सकता है। तो मुझे लगता नहीं है कि 44 में तो किसी ने हगा होगा। 45 फिर भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, और अगर आप उसे सॉल्व करने की बजाय हाथ खड़ा करके अगर मुझे उसका तरीका बताने में भी इंटरेस्टेड हैं तो भी मैं बहुत खुश हूँ कि हाउ विल यू प्रोसीड दिस 45 क्वेश्चन। हाँ मिकी माउस। सबसे पहले तो जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स दे रखी है उसका इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसे तो P मान लो, इसे Q मान लो और इसे B मान लो, है? तो ये मिल जाएगा आपको पाक बराबर बॉम्बे, है? पैक भी बोल सकते थे वैसे। पैक में क्या होना चाहिए था? हाँ पक। तो पाक बराबर बॉम्बे, PAQ बराबर बॉम्बे। एक छोड़ने का तरीका भी है इसे, वो तो मिकी माउस ने बता दिया इसलिए हम इस डगर चले गए। इसे छोड़ने का तरीका ये है भाई साहब, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, रिजल्ट भी 2x2 का है, तो ये भी 2x2 की आएगी। वैसे पहले बचपन में जब हम करते थे ऐसे क्वेश्चन, बचपन में करने का एक ही तरीका होता था भाई। और अगर ये स्क्वायर नहीं है, अगर ये नॉन स्क्वायर ऑर्डर की होती तो वही तरीका काम आता। वैसे भी सिर्फ पहले ए का ऑर्डर डिटरमाइन करना पड़ता है सबसे पहले, फिर अगर आपको ये पता पड़ गया कि ये 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके अंदर 4 एलिमेंट आएंगे ABCD, फिर चुपचाप इसको मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसको इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको और इसको क्या करो, इक्वल कर दो। तो इक्वल करने के बाद आपको रिश्ते मिल जाएंगे, कितने? 4 ही मिलेंगे, 4 एलिमेंट है और 4 ही अननोन है। तो 4 रिश्ते तो नाइंसाफी तो कोई नहीं, लेकिन तेल निकल जाएगा भाई साहब आपका। अगर आपने गलती से घर पे जाके वो 4 रिश्ते बना लिए ना तो आंसू आ जाएंगे आपके, क्योंकि चारों रिश्तों में चारों नजर आ रहे होंगे ABCD। फिर क्या, तो फिर तो मरण है। तो 4 इक्वेशन 4 अननोन, ऐसे थोड़ी निकलता है। तो क्योंकि हम बड़े हो गए वो बड़े हो गए हैं, इसलिए अब हम पता है क्या कर सकते हैं, दोनों साइड P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं सारे स्टेप नहीं लिख रहा क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए प्रूफ थोड़ी करना है भाई। खाओ पियो, P इनवर्स का P से मल्टीप्लाई, I A से मल्टीप्लाई होगा तो A इंटू Q बराबर क्या आ गया, जल्दी बोलो। अब क्या करूंगा, Q इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई। बहुत दिनों बाद किया लेकिन होता तो है। Q इनवर्स का पोस्ट, इधर से घुसा तो Q से मिलके क्या बना देगा, I इंटू A बराबर P इनवर्स B Q इनवर्स। तो बेसिकली इस A को निकालने के लिए मुझे 2 इनवर्स निकालने हैं। एक तो इसका इनवर्स विच इज वेरी सिंपल, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसका इनवर्स, क्योंकि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसका इनवर्स इसके एडजॉइंट के बराबर होगा। लिख दूं 2 और 2 है ना, -1 -3, कोई दिक्कत? चलो Q का इनवर्स लिखने की कोशिश करते हैं। इसके एडजॉइंट, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है, यानी कि इसके एडजॉइंट को, इसके एडजॉइंट के सारे एलिमेंट को माइनस कर दो, इसके एडजॉइंट के सारे एलिमेंट को। तो पहले तो इसका एडजॉइंट लिख रहा हूं मैं, इसका एडजॉइंट डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करो और ऑफ डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई। अब इसके आगे माइनस लगाना था, किचिक, 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 किचिक। और बीच में कौन है, -2 4 3 -1। अगर इन्हें बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी विल गेट A। ये इजी है, ये बहुत इजी है। ओके, नाउ इट्स फाइन। जिसको इसके इजीपन पे डाउट हो, अब मर जाके रूम में चले जाना, वो आपको इस वाले तरीके से करके दिखा देगा।
झाग अपने आप आ जाएंगे, पता पड़ जाएगा उसमें क्या इजी है। Finding inverse using elementary row column transformations. थर्टीन वालों को ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं। 6 नंबर एनसीईआरटी के, प्लेन, प्योर, कन्फर्म। फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी हैव सम रूल्स फॉर रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रूल 1, interchange, you can interchange two rows. You can interchange two rows, that is Ri interchange with Rj. कोई भी 2 रो हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 2 करो तो सही। Multiply any row by non-zero scalar. You can multiply any row by a non-zero scalar. ऐसे नहीं जीरो से मल्टीप्लाई कर, तो निपट लिए, तो मैट्रिक्स खत्म कर दी फिर तुमने। नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते, जीरो से नहीं, तो गलत बात है। तो इसका मतलब Ri कैन ट्रांसपोज टू KRi। रूल नंबर 3, वही जो हम लोग डिटरमिनेंट में किया करते थे, सब्सट्रैक्ट और ऐड। सब्सट्रैक्ट यार, सब्सट्रैक्ट। वैसे तो मैं 100 रुपये हार चुका एक बार, आगे मैं अभी भी आई स्टिल अज्यूम की सब्सट्रैक्ट भी होता है। तेताड़ ऐसे लिखा ना, यस, शाबाश। सब्सट्रैक्ट और ऐड। क्यों रे ICS से तूने क्या पढ़ा बचपन से? सब्ट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट ना। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा, वार्तालाप से इन 2 चीजों की लड़ाई चल रही है, किचिक खुचिक, कि ये है या नहीं है। कितने लोग एस के साथ हैं, मतलब एस के होने के साथ हैं? और भाई साहब इतने लोग मेरे साथ हैं। और कितने लोग एस के ना होने के साथ हैं? नहीं, ऑफ कोर्स बाकी नहीं भाई। देखो सारा जी भी हाथ खड़े कर नीचे ही रखा था इन्होंने, फिर बाद में इनको अरे मैं भी तुम नहीं होता, इट्स ओनली सब्ट्रैक्ट। पता नहीं क्या, गूगल ऑल्सो सेज वैसे इट्स विदाउट एस, बट आई स्टिल थिंक हाँ, सब्सट्रैक्ट और ऐड एलिमेंट्स ऑफ रो, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो by same multiples of another row, वही सेम काम जो हमने उसमें भी किया है। Ri goes to Ri plus some P times Rj। नीचे नोट,
can also be applied these rules can also be applied as it is for column transformation, as it is for column transformation. ठीक है, but remember if we start with column transformation, then we need to go with column transformation only. And same applies to rows. इसका मतलब समझ में आएगा? अगर एक बार दुकानदारी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में चालू, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बात अलग थी भाई साहब, कभी मन किया कभी कॉलम में लगा दिया कभी रो में लगा दिया, वहां मस्ती चलती रहती क्योंकि वहां रो और कॉलम में कोई अंतर ही नहीं। लेकिन मैट्रिक्स में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, एक बार अगर रो से खेलना चालू किया तो फिर ताउम्र रो से ही खेलना पड़ेगा भाई साहब, और अगर कॉलम से किया तो फिर कॉलम से ही खेलना पड़ेगा। अब करना क्या है एक्चुअल में, इससे इनवर्स मिलता कैसे है? क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मास्टर। इतना सिंपल क्यों ले रहे हो? इतना सिंपल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका तो हमें वैसे नजरों में दिख जाता है आंसर। इसका आंसर जो है वो तो हमें नजरों में दिखाई देता है भाई। इसका आंसर 3 2 तो यही है और 1 और 5 आएगा भाई साहब, क्योंकि इसका अच्छा ये इंटरचेंज भी तो होते हैं, पागल हो गया क्या? 2 1 5 3 आंसर आना चाहिए भाई साहब। तो अगर 2 1 5 3 आ गया तो इसका मतलब हमें इनवर्स निकालना तो आ गया यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे किया जाता है देखो, स्टार्ट विथ A is equals to IA. A is equals to which is natural. A की जगह तो लिखो 3 -1 -5 2, I की जगह लिखो 1 0 0 1 और इस A की जगह कुछ मत लिखो। ठीक है, अब करना क्या है, अपनी भाषा में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। करना यह है कि इसे मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसे मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे? रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, जो भी आपको यूज करना हो भाई। यू आर फ्री टू यूज एनी ट्रांसफॉर्मेशन बट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। इफ यू स्टार्ट विद रो यू हैव टू स्टिक विद रो, एंड यू स्टार्ट विद कॉलम यू हैव टू स्टिक विद कॉलम। ठीक है, पहले डिसाइड कर लो। अब मैंने तो बचपन से डिसाइड कर रहा है कि मुझे रो ही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना, तो मैं तो हमेशा ही रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता हूं। अब सुनना बहुत ध्यान से, समाज ने ये बोला कि जो एप्लीकेशन आप, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप यहां यूज कर रहे हो, वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप यहां यूज करोगे तो जिस दिन ये आइडेंटिटी बनेगी उस दिन इसको इन्वर्स बनना पड़ेगा, क्योंकि इसका ए से मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी के बराबर कर रहे हो आप। तो ये वाली चीज अपने आप उसका इन्वर्स दे देगी। ठीक है, सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज करेंगे। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इन दोनों को 1 बनाना है। मैं हमेशा चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, चाहे फोर्थ ऑर्डर, मैं नीचे से 0 बनाना चालू करता हूँ। झंझट खत्म करो, कभी फेल नहीं होगी। नीचे से 0 बनाना, यहां से 0 बनाना चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले इसे 0 बनाऊंगा। इसको 0 बनाने के लिए R2 गोज टू R2 प्लस 5/3 R1 करना है। ये क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जिन्हें एलसीएम लेके जोड़ना घटाना आता है, बाकी लोग सिर्फ शक्ल देखना भाई। ठीक है, क्योंकि उनके तो बस किया ही नहीं फिर। क्यों सारा जी गलत कहा? कुछ नहीं कहती हैं तो ये 0 बन गया भाई। इसको तो 0 लिखी दो, क्योंकि इसी को तो 0 बनाने की कोशिश करी थी। 2
2 माइनस 5/3, 1/3, 1 इज इक्वल टू, इधर करना ना भूले भाई साहब, नहीं तो सारी मेहनत खराब। ये 1 कहां से हट के 1 0, दिस प्लस 5/3 और दिस 1 इंटू ए। बोलो समझ में आया क्या? यहां तक पहुंच चुके हैं? ध्यान इसी पे रखना है, ठीक है। अब सुनो, R1 गोज टू R1/3, ये 1 बन जाएगा। अभी मैंने इसकी चिंता नहीं करी, इसको 1 बना लेता हूं और इसे ही 1 बना लेता हूं साथ के साथ, लगे हाथ। और R2 गोज टू 3R2। कुछ चमका क्या? चलो देखते हैं। बोलो भाई, लेफ्ट साइड 1 माइनस 1/3, 0 3 1 सॉरी इज इक्वल टू 1/3 परफेक्ट, 0 5 3 इंटू ए। हम बहुत नजदीक है मंजिल के। वैसे दिख रहा है किसी को? R1 गोज टू R1 प्लस 1/3 R2। किसी को तो चमका होगा यार। हम पहुंच ही चुके वैसे। ये 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो यहां इनवर्स मिलना ही चाहिए। अब दिस प्लस 1/3 टाइम्स R2, तो 5 2 1 5 3 A। यही मिलना था क्या? ये तो पहले डिसाइड कर चुके थे हम। 2 और 3 इंटरचेंज होंगे और इनका माइनस बदल जाएगा। वही मिला है। है शायद, पता नहीं, है तो सही पैसे, लेकिन 6 तो इसी के ही है। सेकंड ऑर्डर के लिए नहीं, थर्ड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर में क्या किया तुम? हाँ तो मैं बोल ही नहीं रहा डिटरमिनेंट में था। हु इज सेइंग? किसने कहा ऐसा? मैट्रिक्स का ही पार्ट है भाई। तुम्हें बाउंड टाइम याद नहीं है? इट्स बैक टू मैट्रिक्स। हाँ क्या? कर ले कर ले, तू कर ले। अरे तेरी जो मर्जी कर ले, तू कुछ भी कर सकता है। अरे तू कुछ भी कर सकता है भाई। तू भेजा मत खा। क्या बोल रहा? ढंग से बोल। पूरा बोलता नहीं आता, मुंह में खा जाता है। वो कंट्रोल कर इसमें। अरे दूसरी रो का जोड़ेगा ना यार, गेल से पे उसी रो का मल्टीपल जोड़ देगा क्या? कैसे आदमी है वे? इजी की दूसरी रो का मल्टीपल जोड़, उसी रो का मल्टीपल जोड़ देगा यार, कुछ तो सोच। फिर तो वही हो जाएगा ना। नेक्स्ट। नहीं लिख लिया भाई साहब। 6 नंबर का काम करे ना। ये क्या है? ये थोड़ी पूछेंगे सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का पूछेंगे। एक करके दिखा रहा हूं बस सिर्फ। उसके बाद डिटर्मिनेंट, बैक टू डिटर्मिनेंट, सो समाप्त। क्वेश्चन नंबर 47। एक मैट्रिक्स दे दी बेशक मेरे को, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। इसका ए इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर एनसीईआरटी से वेरीफाई कर ले। लास्ट एक्सरसाइज मोस्टली मैट्रिक्स की यही होगी। ए इनवर्स निकालना है, सेम क्वेश्चन है। हाँ भाई आ जाओ। 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखने में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल लगता है तरीका, और है भी। एटलीस्ट एडजॉइंट वाले से तो बढ़िया है।
थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है ना, उस आइडेंटिटी बनाना भी तो एक कला है भाई। मैंने तो सोच रखा है, मैं तो नीचे से जीरो बनाना चालू करता हूँ भाई। नीचे से जीरो बनाते जाओ, सेटिंग बैठती जाएगी अपने आप। ठीक है, इसे जीरो बनाना मुश्किल है। आप बोलोगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर इसे किससे बनाओगे? यहां जीरो है ना गुलाब चंद। अरे यार तुम कैसे लोग हो यार। नीचे वाले में जीरो बनाने की मैं बोल रहा हूँ, मतलब इन दोनों को मैं सबसे पहले जीरो बनाने की कोशिश करूंगा, सबसे पहला काम। ठीक है, तो इसे तो मैं इसकी हेल्प से जीरो बना लूंगा, फिर इसे जीरो बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अरे और क्योंकि यहाँ जीरो बन चुका होगा और यहाँ जीरो है, तो इससे जीरो कौन बनाएगा फिर? तो फिर वो पहला वाला रूल काम आएगा कि आप इंटरचेंज कर सकते हो रोज को। तो एक काम करेंगे, इसे ऊपर भेज देंगे, इसे नीचे बुला लेंगे, तो एडजस्टमेंट अपने आप हो जाएगा बाद में। फ्यूचर का भी तो सोचना पड़ता है ना। तो R3 goes to, देखना, देखो कितना बढ़िया काम कर रहा हूं मैं। आंसू भी आ सकते हैं भैया आप लोगों के, कंट्रोल कर लेना। तो ये पहले पहुंच रहा है, आएंगे, रुक दे। पहले आंखों में उंगली घुसा के बैठा। R3 माइनस 3, मैं प्रॉमिस कर चुका, देखो आंसू आ सकते हैं ना, प्लस 5 टाइम्स R1। ये बहुत ही गंदा वाला रो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको चमकेगा नहीं, इसलिए रहने दो। अपन एक एक ही कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं है ना फिर। मास्टर पागल हो गए, मास्टर नहीं हुआ भाई। हौले हौले कर लो। अरे इसको भी जीरो बना रहा था रे, एक साथ लालच आ गया थोड़ा। ये भी जीरो बन, -5 बनेगा, फिर अगली बार जोड़ोगे 5 टाइम, तो इसी में जोड़ देते। कोई बात नहीं, अगली बार जोड़ देंगे, दुखी मत हो, डोंट बी अपसेट। हाँ, 0 1 2 1 2 3 0 -5 -8 is equals to 1 0 0 0 1 0 0 1 -3 into A। कम से कम 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो कि एनसीईआरटी में खूब दे रखे हैं आपको, तो आपको सपनों में भी यही दिखेगा कि इनवर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकाले। 2-4 क्वेश्चन चाहो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लेना, कि कॉलम को बुरा ना लगे। जैसे मान लो 2 जगह जीरो होता है यहाँ पे, नहीं तब भी हमारा तो काम चल जाता। हम तो बेशरम है, हम नीचे भेज देते, इसको ऊपर ले जाते। हाँ, ऐसे कॉलम की जरूरत पड़ेगी नहीं कभी। हाँ भाई, क्या चल रहा है? अब क्या करना है? इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना है, जल्दी बोलो। R3 goes to, अब इसका यूज नहीं करेंगे, अब सुन लो। ओ गुलबचन, इसे जीरो बनाने के लिए अगर आपने R2 का इस्तेमाल किया, तब तो आप गुलाब हो फिर, क्योंकि इस जीरो की मेहनत की तो बैंड बच जाएगी। ये जीरो निपट लिया ना फिर, समझे? तो इसे जीरो बनाने के लिए मैं R1 की मदद लूंगा, +5 टाइम्स R। अब तुम ढक्कन हो, तुम उसी समय समझ जाते तो मैं यही कर लेता ना ये काम। यही काम मैं यहां करवा रहा था, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं हुए। चलो खैर, कोई बात नहीं। लो जी, 0 1 2 1 2 3 0, ये भी 0 2, परफेक्ट, इज इक्वल्स टू, हाँ जी। अच्छा, ये तो चेंज हुआ ही नहीं, ये भी चेंज नहीं हुआ, ये 5 टाइम्स ये ना, तो 5 -3 1 into A। ठीक है ब्रिज, पक्का, श्योर? अब एक काम करता हूं, सुनो, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो।
इससे क्या फायदा मास्टर? इससे क्या है कि ये फोकट 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया? 1 2 3, नीचे क्या बन गया? 0 1 2, और R3 गोज टू R3/2। ये क्यों मास्टर? अरे इसको 1 बनाना है, नहीं बनाना? अरे बनाना नहीं बनाना? 0 0 1, ऊपर नीचे एक्सचेंज, 0 1 0 1 0 0, इनमें बट्टा दो 5/2 - 3/2 1/2 इंटू A। ये जब बन गया ना आपका, इसके बाद आप राजा हो, बड़े मस्त। इसकी हेल्प से इसे 0 बनाओ, या फिर पहले ऊपर 0 बना लो इनकी हेल्प से, जैसे भी। मेरी इच्छा पहले इसे 0 बनाने की हो रही, पता नहीं क्यों है। R2 गोज टू R2 माइनस 2R3, R2 माइनस 2R3, परफेक्ट। बोल 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 दे पहले, दिक्कत है? हाँ जी, ये चेंज नहीं हुआ। 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल्स टू, ढंग से बोल, तब तो मैं सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। आराम से, क्या बोल रहा बता इधर। हाँ क्या? अरे ये देखो गिले 3/2 नहीं, R3/2। हाँ, R3 के सभी एलिमेंट्स को बट्टा 2 कर दिया, इसीलिए तो देखिए बट्टे बट्टे हो गए ना। पक्का? हाँ, कौन चेंज होगा? R2 चेंज होगा ना, तो 0 1 0 तो सेम रह गया। दिस -2 टाइम्स दिस, तो कितना हुआ? -4 -1, बहुत बढ़िया। 5/2 - 3/2 हाफ इंटू A। लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बाद यू विल अनाउंस टू बी ए किंग, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन सकती है। प्लीज जो भी बोलना चाहे हाथ खड़ा कर सकता है। हिंट, R1 गोज टू R1। मैं नाम कैसे भूल गया लेकिन, आर्यन सिंह। हाँ है, R1 गोज टू R1 के साथ तो बोलो, R1 माइनस 3R3 कतेड़े, और -2R2। ये दोनों ही 0 बना दो ना एक साथ। देखो इसका डबल इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इनके 0 होने का फायदा हो गया आपको। ये चीजें चेंज नहीं होगी, चिंता मत करो। और इसके 3 टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी 0 हो जाएगा। अभी देखो इतना तो सोचना ही पड़ता है, ये दिमाग तेज करता है, इसीलिए तो मैंने 13 वालों को बोला ना कि एक बार तो करके देख लो, क्या बुराई है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहां तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आइडेंटिटी बनने वाला था। इधर थोड़ा तसल्ली से करना है। R1 में सुनो तो, 0 में यार तुमने उल्टा फुल्टा लिखवा दिया यार, एक पहले R3 लिखा दिया थी जी। उल्टा सोचना पड़ रहा है ना, इसका तो डबल है, तो ये तो हो जाएगा 8, और 8 माइनस इसका 3 टाइम्स, तो 15/2, तो 8 दूना 16 15, 1/2। आई एम विद 1/2, जिसे समझ में आया बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, एलसीएम लेके जोड़ लो। इसका तो 3 टाइम्स
इसका 2 टाइम्स। तो 1 माइनस 6 माइनस 5 है ना, और प्लस 9/2, तो -5 प्लस 9/2 -1/2। अच्छा आंसर है, नाइस, नॉट बैड है। मानना तो मैं बंद ही कर चुका हूं ना भाई साहब, स्कोप ही नहीं है। चलो मान लेते हैं 1/2। -4 3 -1 5/2 -3/2 हाफ। और ए, जिनके पास एनसीईआरटी है उनसे एक निवेदन है, कृपया करके मैच करवाइए। अपने कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए ना भाई साहब, सही है नहीं है क्या मैच करवाइए, ये इनवर्स है भाई, क्या क्या मैच करवाइए, और दिस इज द इनवर्स, क्या सही है, एनसीईआरटी से मैच कराओ भाई, तुम्हारे सही। दो का हो गया भाई साहब। 5/2 -3/2 हाफ सही है, -4 3 -1 सही है। पहली लाइन तो बिल्कुल ही सड़ गई भाई साहब, सिर्फ तीसरा एलिमेंट मैच कर रहा है हाफ। एनसीईआरटी निकालो जल्दी। देखना, तेरे को देखना नहीं आता तो मुझे थोड़ी पता है कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है। इनवर्स वाले में जा और क्वेश्चन मैच करा जल्दी से। तो गेल से पे ना गए फिर। 11/2 -19/2। पहले रो के 2 एलिमेंट ही नहीं मिले तो वैसे निराशा हो जाए। अच्छा, वो प्लस माइनस में गए तो बड़ा हक गए थे, इसीलिए तो मैंने ये 3 वाले एक साथ यूज करने से मैं घबरा रहा था। वो 3 एक साथ यूज कर लिए ना तो डेंजरस हो जाता है, ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं लोग बाग। और ये मास्टर पागल हो गया। लो जाओ, बैक टू डिटर्मिनेंट्स। बोर्ड बैठा नहीं, बना देता नहीं तुम्हें। मॉड हो सकता है, मॉड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, मोर टाइम। और वो डॉम हो जाता डिटर्मिनेंट टू मैट्रिक्स। हाँ यार, इट इज सो गुड, मॉड एंड डॉम। ये तो फिर भी अच्छा है। System of equations. Super last article of the movie. Particle यार, केमिस्ट्री में होता है पार्टिकल, फिजिक्स में होता है, दोनों में होता है। वैसे ज्यादा परेशान केमिस्ट्री वाला करता है, फिजिक्स वाला तो क्या नाचता रहता है बेचारा। फिजिक्स वाला तो क्या करता है बेचारा, पार्टिकल नाचता ही है। केमिस्ट्री वाले को तो बेचारा कभी कभी गर्म भी कर देते हैं, तोड़ भी देते हैं। पता नहीं क्या क्या कर देते हैं केमिस्ट्री। लो जी साहब, सपोज वी हैव 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। Three linear equations in 3 variables. ठीक है, इनको सॉल्व करना है। एक्चुअल में तो डिटर्मिनेंट का जो यूज है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ही है, चाहे 2 वेरिएबल चाहे 3 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के हमारे वैसे भी सॉल्व हो जाते हैं, हमारे पास सिंपल तरीके हैं, इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट को परेशान नहीं करते। बट 3 वाले के लिए डिटर्मिनेंट एक अच्छा तरीका हो सकता है। जेई 2018 में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है। x बराबर d1/d बताया गया है, y बराबर d2/d एंड z बराबर d3/d, वेयर d इज जो इनके कोफिशिएंट से बनने वाले डिटर्मिनेंट x y z के, दैट इज a1
B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब बात आती है कि D1 कौन है, D2 कौन है और D3 कौन है। ये भी डिटर्मिनेंट्स ही हैं। D1 से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, x की। D1 से मुझे किसकी वैल्यू मिलने वाली है। अगर आप बचपन वाली चीज याद रखो, जब आप लोग x के अपॉन में लिखते थे तो आप x वाले कोफिशिएंट को छुपा लेते थे। अरे पागल औरत, इसकी बात कर रहा हूं। ऐसे मुंह बना लेते ना जैसे कोई पता नहीं क्या बोल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई x अपॉन टी 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 टी, तो ये टी 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 जो है वो डिटर्मिनेंट होती थी। सही है। तो इसमें x वाला जो डिटर्मिनेंट है D1, उसके लिए मैंने क्या किया, x के कोफिशिएंट्स गायब कर दिए D में से। याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है। x के कोफिशिएंट बाहर निकाले और एक कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट घुसेड़ दिए। तो सामने है ना D1 D2 D3, तो ये डिटर्मिनेंट बन गई D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। D2 से मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी भाई साहब, हैं y की। y वाले कोफिशिएंट्स गायब कर दिए और कांस्टेंट वाली घुसेड़ दी। बोलो डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3। अब तो मुझे लगता है D3 तो बोल ही दोगे। A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। भाई देखो, मुद्दे की बात यह है कि आपको यदि कोई भी 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन दी जाए, आप जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाते हो वो इसी से ही आंसर देती है। और कौन सा तरीका उसके पास भी आंसर देने के लिए। वो कोई ऐसे गेल सिप्पो की तरह मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करके और ऐसे थोड़ी आंसर देती। उसके लिए आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं बना सकते ना। मैंने अगर x का कोफिशिएंट 2 के बजाय 3 कर दिया तो आपका मल्टीप्लिकेशन तो फेल हो जाएगा। अरे आपने x को रिमूव करने के लिए फॉर्मूला बना रखा होगा, ठीक है, तो वो तो कोफिशिएंट डिपेंडेंट है। या फिर आप उसे जनरलाइज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट उसमें फिर वो x के कोफिशिएंट को ढूंढेगा और वो जो भी प्रोग्रामिंग लंबी होगी। लॉजिक प्रोग्रामिंग बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, लॉजिक डिफाइन करना है। तो इट्स अ प्री डिफाइंड लॉजिक टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन ऑफ 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन, 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी। 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर x y z w में होती तो ये सारी डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर की होती, 4 ऑर्डर की होती है। वैसे 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं हो सकते, ऐसा थोड़ी है। कॉन्सेप्ट तो है ही। और हमारे ऑब्जर्वेशन वाले तरीके से तो हो सकता है उसकी वैल्यू भी आ जाए। हो सकता है, कहा मैंने ऐसा, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि मैंने कोई करके नहीं देखा है। अरे वो ऐसे शायद, नो आई एम नॉट श्योर। हाँ, नाउ अब बात आती है, जब इसके सॉल्यूशन आ गए ना तो फिर इंसान तो लालची प्रवृत्ति का है ही नहीं। 2 अननोन की जब इक्वेशन होती थी एक्स और वाई की, तो वो होती क्या थी एक्चुअल में, स्ट्रेट लाइन। तो 2 स्ट्रेट लाइन अगर दी जाए, 2 स्ट्रेट लाइन, तो उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। एक तो यूनिक सॉल्यूशन, सही है, कब, जबकि वो 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग हो एक पॉइंट पे, नॉन पैरेलल लाइंस जो कि नॉर्मली देती है। 2 डिस्टिंक्ट नॉन पैरेलल लाइंस गिव्स मी 1 यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन देगी। 2 parallel lines will never give me any kind of solution। सही है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नहीं। तुम मानो न मानो, मैंने तो 2 बनाई थी, मैंने तो बनाई 2, क्या करूं। सही है, इन दिस सिचुएशन वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऐसे ही
सिचुएशन मेरे को 3 वेरिएबल में मिलेगी, लेकिन जो 3 वेरिएबल की इक्वेशन है वो प्लेन रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? प्लेन। अब प्लेन के साथ भी बात है, इस दीवार छत को और उस वाली दीवार, इस दीवार छत और उस वाली दीवार को देखा जाए तो ये उस कोने में, कोंटे में जाके इंटरसेक्ट करते हैं, विच इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल दीज 3 प्लेन्स। इस केस में वी शुड गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। सही है? अच्छा, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, इनफाइनाइट। वही तो सिचुएशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। ये कब आएगी? जब ये चारों इक्वेशन सेम होगी। किसी ने पागल बनाने की कोशिश करी, किसी ने 2 से मल्टीप्लाई करके दे दिया, किसी ने 3 से मल्टीप्लाई करके दे दिया, 3 इक्वेशन बना दी, जबकि है वो वास्तव में एक ही प्लेन की इक्वेशन। उस केस में आई विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मेरा जो सोचना है वो है ये दीवार और ऊपर वाली दीवार। In this case also we will get infinite solution. It's a beautiful thing. क्योंकि 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो मिलती तो स्ट्रेट लाइन है। अरे यार, यहां देख लो यार, मेरे को मत घूरते रहा करो बस। ऐसे थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करी, भावनाओं को समझे। एक प्लेन ऐसे लेटा पड़ा है, एक प्लेन खड़ा है, 2 प्लेन है बल्कि यहाँ पे, 2 इक्वेशन सेम है, तीसरी डिस्टिंक्ट है। ठीक है, वो जरूरी नहीं खड़ी हो, थोड़ी तिरछी भी होती तब भी यही होता। क्या बनती? स्ट्रेट लाइन बनती। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आते? इनफिनाइट। सही है? तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल सी, सिचुएशन तो बहुत अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम फोटो बना के तो देखेंगे नहीं ना भाई साहब कि कितने सॉल्यूशन। तो देयर हैज टू बी सम मैथमेटिकल लॉजिक जिससे मैं ये बता पाऊं कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे, कि सॉल्यूशन यूनिक आएंगे, या सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं। या सॉल्यूशन जैसे ये वाली दीवार, पीछे वाली दीवार और छत, 3 डिस्टिंक्ट प्लेन है होने को तो, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आएंगे कभी। सही है ना? क्योंकि ये दीवार और छत तो इस लाइन पे काट रही है, वो दीवार और वो छत उस लाइन पे काट रही है, और वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो कॉमन तो आना ही नहीं है कभी। सही है? तो कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो फिर वो कभी भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल सकता जो तीनों प्लेन पे लाया करे। आपको ये समझ में आ रहा है कि हम किस पॉइंट की तलाश में हैं जो तीनों को सेटिस्फाई करे, यानी कि तीनों प्लेन पर है तो ये प्लेन की इक्वेशन ही। ठीक है, चलिए अब मैथमेटिकली ये जो अभी हमने बातें करी, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, a system of equation may be consistent system. एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कहला सकता है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट का अपोजिट क्या होगा? अनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इन होता है ना? हाँ, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नॉन कंसिस्टेंट लिखने वाला था भाई, कितना अजीब सा लग रहा था। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। एक सिस्टम, ये सो जो लिखा हुआ है, इट्स अ सिस्टम ऑफ, नॉट सो a so equation. A system of equation may be consistent or inconsistent. ठीक है, दूसरे कलर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम तब कहलाएगा जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट तब कहलाता है जब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। भाई साहब सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है क्या? ये बहुत आसान है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट।
इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कब नहीं आएगी? जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। सो समाप्त। जब डिनोमिनेटर जीरो है, लॉजिकली समझना, रटना मत। रटोगे तो संकट में रहोगे, क्योंकि कंडीशंस बहुत सारी हैं। अभी यहां तो ट्री बन जाएगा एक। अगर लॉजिकली समझोगे, डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर हम चुप हो जाएंगे। शांति का माहौल छा जाएगा एकदम, है ना? तो इसके लिए तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इफ d equals to 0 and at least one of d1 or d2 or d3 नॉन जीरो। ऊपर वालों में से कम एक जो है ना, वो नॉन जीरो हो जाए। कम से कम एक। अभी लॉजिक समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इनमें से कम एक क्वांटिटी जो है वो नॉन जीरो हो जाए। ठीक है, समझा रहा हूं। एक ये उड़ा दूं। कंसिस्टेंट कब रहेगा? जब सॉल्यूशन आए। ठीक है, अब सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं। एक तो यूनिक सॉल्यूशन है और एक इनफिनाइट सॉल्यूशन। ये इनफिनाइट सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसपे हमने पूरा एक चैप्टर खड़ा कर रखा है। सभी जीरो हो जाए, चक्कर ही खत्म करो। ऊपर वाले भी जीरो, नीचे वाले भी जीरो। अगर सबके सब जीरो हो गए, ठीक है, तो ये जीरो होंगे कब? इस बारे में सोच सकते हो आप कुछ? ये सारी की सारी चीजें जीरो कब हो जाए? जब इनके कोई दो रो या कॉलम जो हैं वो सेम हो जाए। इनके दो रो या दो कॉलम कब तब सेम होंगे? जब एक तो ये दो इक्वेशन सेम हो। अगर दो इक्वेशन सेम हो गई तो तीसरा प्लेन डिस्टिंक्ट होके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तीनों प्लेन अगर एक ही हो गए तब तो ऑल थ्री रोज आर सेम, तब तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तीन में से कोई दो रो भी सेम हो जाती है, दो प्लेन भी सेम हो जाते हैं, तो तीसरा डिस्टिंक्ट होके भी एक स्ट्रेट लाइन देगा। कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं सोच रहा हूं कुछ। एक सिचुएशन और बोली थी मैंने। अच्छा, वो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की थोड़ी थी, वो तो नो सॉल्यूशन की थी। दो प्लेन ये और एक ऐसे काट रहा है। हाँ ठीक है, वो तो नो सॉल्यूशन की है, तो उसमें डी तो जीरो हो ही गया। आप देखो बात को कितनी अच्छी है। अगर ये दो प्लेन पैरेलल हैं, आप लोग समझोगे तभी मजा आएगा आपको। अगर ये वाला प्लेन और सामने वाला दीवार ले ली जाए तो ये दो प्लेन पैरेललिज्म की कंडीशन जो है वो उसमें लाइन में एक्स और वाई के कोफिशिएंट से दी जाती थी, इसमें भी उसी से दी जाती है। अभी हम 3D में भी पढ़ लेंगे। अगर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम है या प्रोपोर्शनेट है तो पैरेलल तो है। कैसा है? और अगर ये सेम हो गए तो डी के अंदर तो दो रो सेम हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं कोफिशिएंट से बन रही, तो डी जीरो हो जाएगा। D1 D2 D3 भले जीरो ना हो तो नो सॉल्यूशन की सिचुएशन आ गई ना भाई। दो पैरेलल और ऐसे काटते। आप हर चीज को लॉजिकली एक बार थोड़ी देर बैठ के कमरे के अंदर सारी दीवारों को देख के ये सोचोगे ना, ये वाले इन वाले रिश्तों से ये चीजें बिल्कुल अटैच्ड है, तो है ऑब्वियसली चीज तो वहीं से आई है। सोचने वाली बात है, सिर्फ एक बार, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर ये सबके सब जीरो हो गए तो ये मैंने समझा दिया आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हैं। या तो दो प्लेन सेम हो गए, तीनों प्लेन सेम हो गए, तो उस केस में कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो एक ही चीज बचती है भाई साहब, बहुत सीधी सी बात है। एक्चुअल में सही बताऊं तो दो ही बातें हैं। एक तो डिनोमिनेटर जीरो होना और एक डिनोमिनेटर जीरो ना होना। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हुआ तो डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू आने वाली है एक्स वाई जेड की, और अगर कोई वैल्यू आने वाली है तो उसी को तो यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर कोई वैल्यू आने वाली है तो उसी को तो यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन आई कैन से क्या, डी मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू जीरो।
लेकिन इंसान सारा इतना लालची है भाई साहब, क्या बताएं आपको, इसमें भी दो प्रकार निकाल दिए। मतलब सॉल्यूशन आएंगे उनके भी दो नाम, एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम यह है कि आजकल के लोगों की इतनी खराब इंग्लिश हो चुकी है कि उन्हें ट्रिवियल का मतलब ही नहीं समझ में आता। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, शुद्ध हिंदी में ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, और तुच्छ का और शुद्ध हिंदी मतलब होता है बहुत छोटा। बहुत छोटा मतलब वैल्यू में छोटा नहीं गुलाबचंद, बहुत छोटा आदमी, तुच्छ आदमी है ये। नीच तो अलग है वे खजड़े, नीच इज नॉट तुच्छ, नीच तो गिरा हुआ है, तुच्छ बहुत छोटा प्राणी है मतलब यार। तुच्छ, तुच्छ का मतलब वो है। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ऐसे ही गरीब सा आदमी, ठीक है, सर ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है सुनो। ट्रिवियल सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है। 0,0,0 0,0 को बोला गया है ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वो सब, अरे वो सब जो 0,0,0 के अलावा जो आएंगे यार। अच्छा 0,0,0 सॉल्यूशन कब आएगा वो बताएगा? जब D1, D2, D3 तीनों की वैल्यू 0। ऐसा तो हो ही सकता है, ओरिजिन पे भी तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं भाई। तो D1, D2, D3 सब 0 हो जाए तो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? ट्रिवियल। और एटलीस्ट one of D1 or D2 or D3 should be non-zero, then solution will be non-trivial. मैंने तो पूरा ट्री डायग्राम आपके सामने बना दिया है, चाहे आप तो इसे रटें, नहीं तो आप इसे समझ लें। मेरी एडवाइस तो समझना है, एक बार समझोगे दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर मैं 3 डिटर्मिनेंट दे देता हूं तो D1, D2, D3 और D की वैल्यू से बताया जा सकता है कि उन डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन कैसे होंगे। सही है, एक नोट लिख लीजिए लास्ट, उसके बाद समापन समारोह। नोट, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, for the system of equation aix plus biy plus ciz is equals to 0 where I is 1, 2, 3। 3 इक्वेशन है। ये इंटरेस्टिंग है। फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन aix biy ciz is equals to 0 to have non-trivial solution, to have non-trivial solution, D must be equals to 0। It's a very very interesting thing जिसमें सबसे ज्यादा अटकाया जाता है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब D 0 होगा। यार मास्टर कैसी बातें कर रहा है, साले तूने बोला पहले D 0 होगा तब तो उसके सिस्टम के कंसिस्टेंट होने पे ही डाउट है। देखो कंसिस्टेंट इस केस में भी है, बात को समझो। कंसिस्टेंट D 0 होने पे उस केस में भी है जब D1, D2, D3 भी 0 हो। और इन दिस सिचुएशन आप सामने वाले कांस्टेंट देखो 0 है, यानी कि D1, D2, D3 की वैल्यू तो 0 ही है, यानी कि ये स्मॉल D1, D2, D3, इधर D1, D2, D3 लिखे हुए थे ना कांस्टेंट। जब आप कैपिटल D1 लिखोगे तो उसमें एक कॉलम 0, 0, 0 आएगा। जब आप D2 लिखोगे तो उसमें एक कॉलम 0, 0, 0 आएगा। जब आप D3 लिखोगे तो उसमें एक कॉलम 0, 0, 0 आएगा। अरे यार कमाल करते। तो D1, D2, D3 की वैल्यू तो 0 है ही, यानी कि न्यूमरेटर तो 0 हो गए। अब अगर डिनोमिनेटर नॉन 0 हो गया तो फिर तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। इन दैट केस आई विल गेट ट्रिवियल सॉल्यूशन, बट आई नीड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि 0, 0, 0 आंसर नहीं आना चाहिए। सही है, तो हमने बोला सभी 0 कर दो। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी इन विच आई कैन अश्योर दिस इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन।